अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। पार्ट 1 स्टेट्स द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। पार्ट 1 बड़ी सादी सी बात है। मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी वो होती है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। दूसरा, मोलैलिटी होती है मोल्स पर यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मैस ऑफ सॉल्वेंट। अब आप खुद बताएं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से वॉल्यूम कम या ज्यादा तो होता है, बट मैस रिमेन अनचेंज्ड। मैस कम ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम गर्मियों में फील करते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया, सर्दियों में कम हो गया, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह कि मैस चेंज नहीं होता जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, तो मैस रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मैस कांस्टेंट रहता है तो मोलैरिटी के अंदर तो वॉल्यूम है, तो इसका मतलब दिस फैक्टर इज एक्चुअली नॉट इंडिपेंडेंट, it is dependent upon temperature. It means the molarity will change if you increase temperature or if you decrease temperature. But in case of molality, the moles is mass, kilogram of solvent is mass, so there is no effect of temperature. क्यों? The mass remain constant by increasing or decreasing constant. There is no effect of temperature. Now student, I hope you understand this part. Let's move on towards the second part. In second part, the sum of mole fractions of all component is always equal to unity for any solution. यानी कि उनका पार्ट 2 में कहने का मतलब ये है कि अगर मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट से, कोई भी सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से बना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से, एक्स भी सोल्यूट है, एक्स ए सॉल्वेंट है, तो इनका सम आएगा 1। देखिए, मैथमेटिकली फ्रैक्शंस जो होती हैं ना, वो यूनिटी की इक्वल होती हैं फॉर अ सिंगल और सेम सॉल्यूशन। और अगर मैं बात करूं इसको, तो एक्स बी जो है ना, वो हिस्सा है सोल्यूट का। ठीक है, वो किसका हिस्सा है? पोर्शन है सोल्यूट का। और एक्स ए जो पोर्शन है, हिस्सा है, वो किसका है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलके पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं आपका सिस्टम बन सकता है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे ना सॉल्यूशन से ज्यादा बनेगा ना सॉल्यूशन से कम बनेगी चीज। मैथमेटिकली क्या होता है, देखें, हम मैथमेटिकली इस चीज को समझते हैं। एक्स ए का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। एक्स बी क्या है? मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। आप इन दोनों को कॉमन ले लें नीचे से, एन ए प्लस एन बी कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या आया? ऊपर आया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आएगा एन ए प्लस एन बी। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया? 1। तो मैथमेटिकली भी 1 आता है, यानी कि फ्रैक्शंस जो होती हैं, मोल फ्रैक्शंस, वो यूनिटी के इक्वल होती हैं। क्यों? एन इज अ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स और सारा। तो वैसे भी कॉमन सेंस भी ये कहती है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाए तो कंप्लीट सोल्यूशन बनता है, 100% प्रोडक्ट बनती है, उससे ज्यादा नहीं बन सकती। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट शुड ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। नाउ इन पार्ट 3, 100 ग्राम of 98% sulfuric acid has the volume of 54.34 cm cube.
यानी कि अगर आप 100 ग्राम वेट का, पार्ट 3 में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं आपको मैं ये पार्ट, कि अगर आप 100 ग्राम वेट का, वजन का सॉल्यूशन लेते हैं, 100 ग्राम वेट का वजन का सॉल्यूशन लेते हैं, किसका? 98% सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो 100 ग्राम को अगर आप मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग फ्लास्क या मेजरिंग बीकर में डालेंगे ना, तो वो उसकी रीडिंग शो करेगा 54.34 cm3, यानी कि वॉल्यूम जो है ना वो 54.34 होगा। मैस आपने ये लिया होगा इतने % सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका मतलब मैस ये भारी भारी चीज है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैथ है। वो कैसे? देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहां से वॉल्यूम निकालना है आपने गिवन मैस का, तो मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मैस कितना आपके पास गिवन? मैस गिवन है 100 ग्राम। अब देखें स्टूडेंट, डेंसिटी भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.84 ग्राम पर cm3। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 54.34, यानी कि ग्राम है, ये ग्राम पर cm3 है, cm3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज हाउ द हायर डेंसिटी विल लीड्स टू लेसर वॉल्यूम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन सॉल्यूशन। सो वैसे ये कॉमन बात है कि हायर डेंसिटी करते जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा मैस होता जाएगा और उस मैस में कम से कम वॉल्यूम होता जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पार्ट समझ आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेटमेंट। Relative lowering of vapor pressure is independent of temperature। अच्छा जी, ये एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है कि relative, मैं यहाँ पार्ट भी लिख दूं, पार्ट 4, relative lowering of vapor pressure is independent of temperature। पहली बात है राउट्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग होती क्या है? रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला होता है चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैं जरा इनकी रीडिंग बता दूं। दिस इज चेंज इन वेपर प्रेशर और या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब स्टूडेंट, बड़ी सादी सी बात है, अगर आप यहां से इस फार्मूले से चेक करें तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फार्मूला है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फार्मूला है, और ये इंडिकेट कर रहा है इंडिपेंडेंट, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग है ना, इट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉट एनी अदर थिंग। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? आप सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें तो उससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैं आपको एक बात समझाऊं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, जो कि इनडायरेक्टली कैलकुलेट हो सकते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल से। सो एनी हाउ, आप किसी भी इसे एंगल से देखेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। नाउ स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5, colligative properties are obeyed when solute is non-electrolyte and solutions are dilute। अब ये हमने एक सिंपल सी बात समझनी है पार्ट 5 में।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड है। पहली, सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। दूसरी, सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड, solution should be dilute। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को गौर से देखें तो इनमें से जो जिक्र किया गया है वो आखिरी 2 प्रॉपर्टीज का किया गया। तो डेफिनेटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है। उनमें से लास्ट 2 कंडीशन अगर जस्टिफाई होती हैं तभी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अगर solution concentrated है then you are not supposed to calculate the colligative properties properly because we need dilute solution for finding out the colligative properties. Now student, let's move towards the 6th statement. The total volume of solution by mixing 100 cm cube of water and 100 cm cube of alcohol may not be equal to 200 cm cube. अच्छा, यहाँ अल्कोहल को मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ एथानॉल may not be equal to 200 cm cube justify। देखें, अल्कोहल और वाटर को मिक्स करने से होता क्या है। सबसे पहले तो मैं पार्ट का नंबर लिख लूं, पार्ट नंबर 6। देखें, से अल्कोहल है एथानॉल, उसको जब वाटर के साथ मिक्स करता हूं ना तो उससे जो सोल्यूशन बनता है वो बनता है नॉन आइडियल। और ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है जो कि पॉजिटिव डेविएशन करता है। अगर एथानॉल की मैं यहाँ नाम भी लिख लूँ तो ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन करता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि उसमें टोटल वॉल्यूम जो है कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद वो ज़्यादा आता है कंपोनेंट्स के ओरिजिनल वॉल्यूम से। मतलब अल्कोहल का वॉल्यूम VA है, वाटर का वॉल्यूम VW है, तो इन दोनों को मिक्स करने से जो आंसर आएगा वो ज़्यादा आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो 2 कंपोनेंट्स में मिक्स कर रहा हूँ उसमें जब सॉल्युबिलिटी हो जाती है, डाइसोल्यूशन हो जाती है, हल हो जाता है वो, तो उसमें जो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं वो वीकर होती हैं, जो सॉल्वेंट और सोल्यूट की हैं। लिहाजा रिजल्ट क्या निकलता है? डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। देखे ना, अगर मैंने किसी शख्स को एक हाथ से पकड़ा हो तो मेरे वो करीब आएगा। मैं दोनों हाथों से पकड़ के खींचूं तो वो मेरे ज्यादा करीब आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? मैंने ज्यादा फोर्स से उसको अपनी तरफ खींचा है। सेम हैपन्स विद द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल अगर वीकली अट्रैक्ट करें एक दूसरे को तो वो उसके ज्यादा करीब नहीं आ पाएंगे। वाटर और एथानॉल जब पहले आपस में मिक्स नहीं थे तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर थी। जब वो मिक्स हो गए और उन्होंने सॉल्वेंट और सोल्यूट इंटरेक्शन डेवलप की, वो कमजोर डेवलप हुई एज कंपेयर टू प्रीवियस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस कम था, हल होने के बाद मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बढ़ गया, तो उससे वॉल्यूम जो होगा वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम विल इंक्रीज। अच्छा, ये होगी पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये तो हो गया पहला इंडिकेशन। जब अल्कोहल एथानॉल प्लस वाटर को मिक्स किया जाता है ना तो चेंज इन एंथैल्पी भी आता है पॉजिटिव। क्यों? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो जब आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करना शुरू कर दें तो वो रूटीन के जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे दूर हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने याद रखना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्या मुराद है। समहाउ वी हैव द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब हम चलते हैं 7th स्टेटमेंट की तरफ। 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया in water is dilute as compared to 1 molar solution of urea
but the number of particles are same. This is very interesting question. मैं ऐसा करता हूँ, एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि मेरे लिए इनमें सेपरेशन करना आसान हो जाए, फर्क करना आसान हो जाए. ओके, यहां मैं लिखता हूं 1 मोलर सॉल्यूशन यूरिया का. 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली, उस राउंड बॉटम फ्लास्क में एक रीडिंग लगी हुई है, ये यहां तक अगर सॉल्यूशन आ गया ना तो आपका 1 dm³ सॉल्यूशन बन जाएगा. आपने पहले इसमें क्या डाला? यूरिया डाला. कितना? 1 मोल. 1 मोल यूरिया कितना होता है? 1 मोल यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम. अगेन वही ट्रिक, 60 इज एक्चुअली द मोलर मास ऑफ यूरिया. कैसे निकाला? देखें, यूरिया किसके इक्वल होता है? NH2CO NH2. अब ये देखें, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, डेट कम्स टू बी 60. तो जितना मोलर मैस है उतना ही मैस ले लूंगा तो 1 मोल बन जाएगा. वो मैंने इसमें डाला. अब ये 60 ग्राम में डाल चुका हूं, उसने एक सर्टेन वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया है. आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो एरिया में कवर कर रहा हूं, ये वो वॉल्यूम है, जो इलाका है जो यूरिया के पार्टिकल्स ने कवर कर लिया है. इसके बाद अगर मैं वाटर ऐड करता हूं, तो वह बाकी मानदा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हुआ 1 dm³ तक पहुंचेगा. ठीक हो गया. अब मैं बनाता हूं 1 मोलल सॉल्यूशन. यूरिया का. देखिए, अब आपने क्या करना है, एक फ्लास्क लेनी है, उसमें वॉल्यूम रीडिंग्स की जरूरत नहीं है. इवन हमें फ्लास्क की भी जरूरत नहीं है, हम बीकर ले सकते हैं. तो हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं बॉक्स. ये बॉक्स एक्चुअली वेट बैलेंस है, इस पे रीडिंग लिखी आ रही है. अभी 0 है. आपने इसमें 60 ग्राम यूरिया डाल दिया, ये ले रीडिंग आ गई 60. अब आपने क्या किया, इसमें फिल करना शुरू कर दिया वाटर. 1 किलो वाटर इसमें फिल शुरू कर दिया. अब वो जो 1 kg वाटर आपने फिल किया ना, तो 1 kg वाटर का मतलब पता है क्या है? 1 kg वाटर का मतलब है 1000 cm³ वाटर. तो उसका वॉल्यूम प्लस पहले से मौजूद उसका वॉल्यूम प्लस पहले से मौजूद यूरिया का वॉल्यूम, दोनों मिलकर ज्यादा हो जाएंगे उस रीडिंग से जो हमारी पहले 1 dm³ पे लगी हुई थी. अब आपका जो टोटल मैस है वो हो गया 1060 ग्राम. ये बन गया 1 मोलल सॉल्यूशन. अब आप गौर करें, पहले मैंने 60 ग्राम यूरिया डाला, फिर वाटर डाला, ताकि मेरा वॉल्यूम टोटल हो जाए 1 dm³. या 1 dm³ का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम ऑफ वाटर. वैसे 1 dm³ फॉर मोलर सॉल्यूशन. 1 मोलल सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले मैंने 60 ग्राम यूरिया डाला, फिर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर डाला, या 1 dm³ 1 किलोग्राम के इक्वल वाटर डाला, तब जाके सॉल्यूशन बना. तो इट मींस जो ये है, ये मिलके 1 dm³ से आगे की रीडिंग देंगे, ये 1 dm³ की रीडिंग देंगे. तो इसका मतलब आसान लफ्जों में ये हो गया कि जो 1 मोलर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, और जो 1 मोलर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कम है. बिकॉज सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके 1 dm³ बना रहे हैं 1 मोलर में. 1 मोलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही 1 dm³ या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर लिया गया है. सो लिहाजा इनमें जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी डिफरेंट है. मोलर के अंदर ज्यादा है, मोलर के अंदर कम है. लिहाजा आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि मोलर सॉल्यूशन डाइल्यूट है क्योंकि उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है. तो मैं यहां लिख देता हूं, मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट. क्यों? बिकॉज इट हैज मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. अच्छा, इनमें पार्टिकल्स की तादाद सेम है, ये अब हमसे क्वेश्चन हो रहा है.
देखें ये कितना है 1 मोल यूरिया इस सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ क्या है 1 मोल यूरिया किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया दोनों में 1 मोल है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी स्टूडेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। मेरी बात दोबारा सुन लें, जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी बराबर होंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बड़ी सादी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जब दोनों के 1 मोल है तो दोनों का आंसर क्या आएगा, एवोगैड्रोस नंबर। So ultimately they will both have the same number of particles. Now let's move on towards the 8th statement. Now student, non-ideal solution do not obey Raoult's law. This is something we need to understand. Raoult's law. अच्छा, obey नहीं करते नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग जो है ना वो आइडियल और नॉन आइडियल की दे देता हूँ। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, उसके अगेंस्ट चलेंगे तो नॉन आइडियल आ जाएगा। देखिए आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो राउट्स लॉ को ओबे करता है। नॉन आइडियल क्या होता है, वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता। उसकी वजह क्या होती है, एक पहली वजह, जो राउट्स लॉ ओबे करने वाले सॉल्यूशंस है ना वो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर और कंपोजिशन कर्व में स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस नहीं करते, नॉट प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, राउट्स लॉ में तो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होनी चाहिए वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व में, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं प्रोड्यूस करते, तो ये क्या हुआ, नॉन आइडियल। उसकी वजह क्या है, इनका वेपर प्रेशर असल में दोनों कंपोनेंट्स के, जो इनका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आता, या ज्यादा आता है या कम आता है। मसलन जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस बाय कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर प्रोड्यूस बाय कंपोनेंट बी। लेकिन होता यूं है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यहाँ वो ज्यादा होता है या वो कम होता है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव डेविएशन होती है ज्यादा पे या नेगेटिव डेविएशन होती है। उसकी वजह, जब दो कंपोनेंट मिक्सअप होते हैं ना तो उनमें या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान, सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, वो या ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है उनको, अल्टीमेटली होता है यूं है कि उनका वेपर प्रेशर ओवरऑल या ज्यादा हो जाते हैं कम। देखें जब वो स्ट्रांग होंगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट में, तो होगा यूं कि जो वेपर प्रेशर है वो हमारी आइडियल जो आउटपुट आनी चाहिए उससे कम आएगा, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई तो हमारा जो ओवरऑल वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा। तो कौन सी डेविएशन आई, उससे पॉजिटिव डेविएशन आई। सो अल्टीमेटली ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।